टॉल मैन टॉल जानते हो ना। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर द टॉल मैन इज talking to my father. इसका आपको क्या करना है? Combine the sentences using who का यूज करके ये दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन यानी जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। अब इसमें बहुत सरल तरीका बता रहे हैं। ये देखो कि कॉमन क्या कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें। कॉमन जानते हो? एक जैसे, समान, एक जैसे कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं इसमें? ये सारे शब्द मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यही मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, कौन सा? इसमें से इस पार्ट को समझ आ गया कि नहीं आया? जो चीज मिल रही होती है उसको सेकंड पार्ट से सेकंड सेंटेंस रिमूव कर दिया। अब क्या बचा? थर्ड नोट। ठीक है, ये बचा, उसको हटाया हमने। यहाँ पर ये क्या था? सब्जेक्ट था इसका है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? द टॉल मैन। ठीक है। ये देखो, यहां से ये सब्जेक्ट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? सब्जेक्ट हटा दिया है। अब यहां देखो, ये आपने एंटीसीडेंट शब्द सुना है कभी? नहीं सुना है? चलो उसको छोड़िए। आप यहाँ देखो ध्यान से। ये जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया है। अब इसके लिए सब्जेक्ट को जानने के लिए किसका यूज करते हैं? हु का। तो इसको हम एंटीसीडेंट यानी इसके आगे जो शब्द हैं ये एंटीसीडेंट कहलाते हैं। हम इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी जगह पर ही इसको हमने हटाया। ठीक है। ये हो गई। समझ आ गया कि नहीं आया? अब यहाँ पर जो हटाने के बाद, यानी ये सब्जेक्ट था, क्या था? ये सब्जेक्ट। इसको हटाने के बाद जो शेष सेंटेंस रह गया उसको हम इसकी जगह तो हु लिख दिया। अब शेष सेंटेंस को इसके पीछे लिख देंगे, उस वाले को। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे यहाँ से, ये कुछ नहीं करेंगे है? तो हु इज टॉकिंग टू माय फादर है। द टॉल मैन, लंबा व्यक्ति जो मेरे फादर से बात कर रहा है। अब वो क्या है? ये इज अ डॉक्टर। समझ आया कि नहीं आया? है कि नहीं आया? समझ आ गया ना? ये कौन सा क्लॉज है? ये इसको अब क्लॉज तो तुमने नहीं पढ़े, समझ में भी नहीं आएंगे। कि अभी मैं बताऊं कि ये रिलेटिव क्लॉज है तो आपकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप तो इतना समझो क्या चीज हमारी मिल रही थी,
उस सब्जेक्ट को हमने हटा दिया, उसकी जगह सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, हु आता है। कौन सा सब्जेक्ट, जो पुरुष है, व्यक्ति है, स्त्री पुरुष जो भी है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मानव, मानव होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट के लिए हु प्रयोग किया जाता है। और अगर अगर जैसे जीवित प्राणी कोई भी है और ऑब्जेक्ट रूप में आ रहा है वो, तो ऑब्जेक्ट के लिए whom प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, whom, WHO है। तो फिर whom से जोड़े। अगर सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो किससे जोड़ेंगे, who से जोड़ेंगे। किससे, who से। तो ये who से कंबाइन करना था। अब इसमें ये देखिए, ये जो अभी आपको बताया है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है? सबकी समझ में आ गया है? एक को नहीं आया? हाँ, फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये अभी हम बात कहां से कर रहे थे, द टॉल मैन, द टॉल मैन। किसकी बात कर रहे हैं, ये इसको हमने एक को हटा दिया सेकंड सेंटेंस में, जो ये दोनों मिल रहे हैं, तो सेकंड सेंटेंस के द टॉल मैन को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमने ये पहले वाला लिख लिया, यहाँ पहले वाला लिख लिया। इसके तुरंत बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके तुरंत बाद इसका कौन सा हिस्सा रह गया, इज अ डॉक्टर, ये रह गया, इसको छोड़ देंगे, सब्जेक्ट को लिख लेंगे। और उसको लिखने के बाद जो हटाया उसको लिख दिया हमने, और इसकी जगह पर जो हटाया उसकी जगह क्या लिख दिया, वो लिख दिया। बाकी का जो सेंटेंस बचा है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बचा है उसको लिख दिया हमने, वो कहां तक आ गया। इसके बाद इधर क्या बचा था, उसको पीछे जोड़ दिया। अरे तुम जैसे जो किसान होते हैं पानी देते हैं, उन्होंने कि ये टुकड़ा यहाँ नहीं, इसको यहाँ जोड़ दो, वो सब ध्यान रहता है, क्योंकि हम उस काम को कर रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में रहता है। अब हम इसको भी ऐसे ही सीखेंगे तो ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आया? देखो, जैसे बिजली वाले होते हैं ना, जो बिजली कर्मी होते हैं, उनको हर चीज रटी नहीं होती है। वो क्या देखते हैं, अर्थिंग कौन सा है, ग्रीन वाला है, वो करंट वाला, और अर्थिंग कौन सा है, रेड वाला। ऐसे देखते हैं, क्या देखते हैं, तो वो तारों को देख लेते हैं, इसमें करंट है, इसमें अर्थिंग है, उनको मालूम है, सिस्टम मालूम है, ठीक है। ऐसे ही किसान को अपना मालूम। अब हमें अपना मालूम होना चाहिए, है? तो इसमें कोई समस्या नहीं है ना? हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस देखिए, मोना इज एब्सेंट टुडे। मोना आज, बात नहीं किया, मोना आज एब्सेंट है, अनुपस्थित है। She is not well। इसको क्या करना है, इसको भी कंबाइन करना है यूजिंग बिकॉज। किसका यूज करना है, ये हमने कल आपको बताया था, कल हमने सीखा था बिकॉज माने क्या होता है, बिकॉज मीन क्योंकि, है? तो अब हम इसको देखते हैं, इसका अर्थ लगा के देखते हैं। मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना आज एब्सेंट है, अनुपस्थित है, क्योंकि वह ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज नॉट वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये देखो जरा, देखो दो तरह से देखो इसको, ये मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना आज अनुपस्थित है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सही लग रहा है सेंटेंस? अगर हम इसको ऐसे लें कि मोना की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वह आज अनुपस्थित है, अगर वो उपस्थित होती तो तबीयत ठीक होती है।
बताओ, हमने पहले बोला वो सही है या अभी बोला है वो सही है? पीछे बोला है वो सही है? पहले बोला वो सही है। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो कारण जैसे हम जानेंगे, बिकॉज का मतलब कारण जानना, क्योंकि कारण बताने के लिए, ठीक है। तो तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि आज अनुपस्थित है, और माने इसका मतलब ये कि वो बीमार अनुपस्थित रहने से हुई है। सर लड़की को छोड़ दो सभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फुल स्टॉप हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, ठीक है। चलो एक सेंटेंस आप करके बताओ। If she does not come on time, the teacher will punish her। इसको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ कहते हैं कि स्थान पर यूज अनलेस, अनलेस का प्रयोग करिए इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर। ये हमने कल सीखा था, हमने, और आप लोगों ने यशवी बोला था, आज भी बताया था। हाँ देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने कल आपको बताया बैलेंस करना। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट, यदि नहीं। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से इफ भी हटेगा और ये नॉट अकेला नहीं हटेगा, इसमें डू नॉट, डज नॉट, जो वर्ब आपकी हेल्पिंग बनती है, डू या डज, वो भी साथ में। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो जरा सा ध्यान देना है बस। अगर आपने निगाह भर के देख लिया, बस ये मर गया, ये मान। चलो देखो, देखो देखो, ये एक की जगह हमने अनलेस, यहाँ देखो, एक की जगह अनलेस लिखा सी और इसको हटा दिया। अब रूल वही आता है, रूल ये क्या आता है कि ये डैश दिया है तो प्रेजेंट सिंपल का है, इसका ये। अब ये डैश हटा दिया तो क्या होगा, वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा। काम की पहले से ही दिया हुआ है, क्या जोड़ देंगे, एस, कॉमा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, द टीचर विल पनिश हर। ये इधर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो अब आके देखेंगे हम इसका। Unless she comes on time, यदि वह समय पर नहीं आती है, समय पर नहीं आती है, टीचर विल पनिश हर, शिक्षक उसको दंड देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, यदि वह समय पर नहीं आती है तो शिक्षक उसको दंड नहीं देंगे, नॉट से गलत हो जाएगा। कभी कभी सुना, कभी कभी क्या है, इसके अर्थ को देखते हुए हमें यहाँ पर नॉट भी लगाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अनलेस
सी वर्क्स हार्ड, सी विल पास या सी विल नॉट पास? क्या होगा? इधर नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठोर परिश्रम नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है, तो सी विल नॉट पास, पास नहीं होगी। अब नोट लगाना पड़ेगा है? लेकिन यहाँ पर नोट नहीं लगा है। अब आप ये कहोगे सर इसमें तो लगाया नहीं आपने, उसमें क्यों लगाना पड़ रहा है? उसमें उसका जो सेंस है, अर्थ है, अगर फेल आ गया तो उसमें नोट नहीं लगाना पड़ेगा है? अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अब उसमें नोट की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मेहनत नहीं करती है तो असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और नोट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में उस अर्थ की पूर्ति कर देते हैं। अब जब आपका सेंस सही निकल रहा है, अर्थ की पूर्ति हो रही है, तो फिर आपको नोट की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो नोट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, दूसरा सेंटेंस है, उसके अर्थ को हम देखेंगे। अनलेस का मतलब तो यदि नहीं हो गया, यदि ऐसा नहीं करता है तो आगे क्या होगा या नहीं होगा, उसके अर्थ को देख करके हम नॉट का डिसाइड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये नहीं कह सकते कि नहीं इसमें लगाना, इसमें नहीं लगाना। वो सेंटेंस कैसा है, शब्द क्या है, उसके ऊपर डिपेंड। आ गया समझ? ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से कि नहीं आपको लगाना ही है। अब इस अर्थ बदल गया, कोई शब्द ऐसा आ गया जहाँ जरूरत ही नहीं है, वो अर्थ पूरा दे रहा है, वो शब्द ही दे रहा है, तो फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए बहुत है।